नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं आपको। पहली कॉल लेते हैं ब्रेक के बाद। हेलो 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 जी। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या वास्तान हाल जी, है? ठीक है खैरियत। सर, मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे पास एंटरप्रेन्योर था, तो 10 इयर्स का ILR फिर चेंज हो गया था, ठीक है। और मेरी जो डिपेंडेंट है वो एंटरप्रेन्योर पे डिपेंडेंट थी। अब मेरा जो स्टेटस चेंज हो गया, अब मैं उसका क्या करूं? उसका कौन सा स्टेटस होगा? मुझे अब क्या स्टेप आगे करना पड़ेगा? इस ओके, बारे में प्लीज बता सकते हैं? अभी उनका वीज़ा कब तक का लगा हुआ है? 3 महीने हो रहे हैं। 3 महीने और हैं अभी? जी, ओके मतलब 3 महीने बाद इनका एक्सपायर हो जाएगा, ओके, चलें ठीक है, मैं दिसंबर बताता हूँ जी। तक। हाँ जी। देखिए, होम ऑफिस की जो पॉलिसी है वो ये है कि अगर आपका एज ए डिपेंडेंट वीज़ा लगा हुआ है और मेन एप्लीकेंट 10 ईयर्स की बेस पे या किसी और बेस पे जाके अपना वीज़ा चेंज करा लेता है, अपनी वेरिएशन करा लेता है या उसका स्टेटस बदल जाता है, तो आपको जल्द से जल्द अपना स्टेटस उसके साथ या तो डिपेंडेंट कर लेना चाहिए या जो भी चेंज करना हो वो कर लें। बिकॉज जो आपका डिपेंडेंट स्टेटस है वो चल रहा है मेन एप्लीकेंट के साथ। अब मेन एप्लीकेंट ने अपना वीज़ा चेंज कर लिया तो वो आपका ऑटोमेटिकली कानूनी तौर पे तो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन होम ऑफिस का जो एक तरीका है उसको चलाने का वो ये कि वो आपको इलीगल कंसिडर नहीं करते, ये वो ऑटोमेटिकली कंसिडर नहीं करते कि वो वीज़ा आपका ख़त्म हो जाना चाहिए। सो आपका वो जो टाइम है वो चलता रहता है, यानी इनके 3 महीने अभी और बाकी हैं। आपको करना क्या चाहिए, अगर आप उनको अभी भी अपने साथ ही रखना चाहते हैं और स्पाउस वीज़ा पे उनको स्विच करना चाहते हैं, तो आपको अपनी इनकम दिखानी होगी। आपको दिखाना है कि आप 18,600 से ज़्यादा कमाते हैं, आपके वो सारे अकाउंट्स वगैरह सारा कुछ आपके पास मौजूद होना चाहिए, जिसकी बेस पे आप अप्लाई करते हैं, मतलब वो अप्लाई करती हैं आपके स्पाउस वीज़ा के ऊपर जाने के लिए। सो उसमें वो स्विच आप कर सकते हैं, यहाँ से वो चेंज करा सकते हैं। सो उसमें फिर ये हो जाएगा कि उनको स्पाउस वीज़ा ग्रांट होगा 2.5 साल का। अगर आपकी इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, अगर आपकी शादी जेन्युइन है, सबसिस्टिंग है, सब कुछ चल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट उन्होंने कर लिया, वो लगा दिया। अब अक्सर क्या सिचुएशन होती है कि जी लोग कहते हैं कि मेरी इनकम रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, या मेरे वाइफ ने टेस्ट नहीं किया हुआ इंग्लिश का और वीज़ा ख़त्म होने वाला, मुझे क्या करना चाहिए? आपको उसकी उस सूरत में फिर भी अप्लाई करना चाहिए, लेकिन फिर आप FLR-M नहीं करते, फिर आप FLR-O करते हैं या FLR-FP करते हैं। और वो एप्लीकेशन जब आप करते हैं तो उसमें आप ये कहते हैं कि जी हम जो रिक्वायरमेंट्स हैं इमिग्रेशन रूल्स की उनको हम पूरा नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हमारी शादी जेन्युइन है, क्योंकि हमारा सारा कुछ ठीक है, सो हमें उसकी बेस पे यहाँ पे एक्सटेंशन दे दी जाए। तो उसके अंदर आपको वो 10 साल के रूट पे डाल के फिर भी 2.5 साल की लीव दे देते हैं। अब जब आपको 2.5 साल की लीव मिल गई, आप कल को जाके 6 महीने बाद आपकी इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं, तो फिर आप दोबारा स्विच कर सकते हैं उनको, ताकि वो जो 6 महीने गुजरे हैं वो तो ठीक है आपके वेस्ट होंगे, लेकिन उसके बाद जो उनको 2.5 साल की लीव मिलेगी वो 5 साल की रूट के ऊपर होगी, ना कि 10 साल की रूट के ऊपर। सो इसमें आप काफ़ी अपना तकरीबन 4-4.5 साल फिर आप अपने बचा सकते हैं इंडेफिनिटली पे जाने के लिए। सो ये एक रास्ता होता है जो कि आपको अपनी इनकम रिक्वायरमेंट्स पूरी करके और जो बाकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट वगैरह है उनको पूरा करके तो आप कर सकते हैं। बेसिकली आपके डिपेंडेंट जब आपने स्विच कर लिया, आपको इंडेफिनिटली मिल गई, नाउ यू बिकम अ पर्सन प्रेजेंट एंड सेटल्ड इन द UK, तो फिर आप उनके लिए अप्लाई करते हैं या वो अप्लाई करते हैं और आप स्पॉन्सर करते हैं उनको स्पाउस वीज़ा पे जाने के लिए। आपको वो चीज़ करनी चाहिए। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बुखारी साहब, मैंने 2 सितंबर को 10 ईयर के बेसिस पे ILR के लिए प्रीमियम सर्विस पे जाके अप्लाई किया था। तो उन्होंने मेरा एप्लीकेशन वैलिड करार दिया था कि आपका एप्लीकेशन वैलिड है। जी तो हम फर्दर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको भेजते हैं, ठीक है बैकग्राउंड चेक के लिए। जी। तो हम आपको जो है उस वक्त मैंने अप्लाई किया था फ्राइडे था, कि हम आपको मंडे ट्यूसडे आपको हम डेफिनेटली जो है हम कॉल करेंगे। तो अभी ये 3 वीक्स हो गए, मुझे कोई उनका रिप्लाई अभी तक नहीं आया ना। हाँ जी। तो अभी मैं उनको कैसे चेस करूं? कोई कॉन्टैक्ट नंबर, कोई ईमेल एड्रेस? और एक इसका ये सवाल एक ही है मेरा। हाँ और हाँ। दूसरा ये है कि अभी कुछ दिन पहले मेरे वाइफ की जो है उसकी वालिद की डेथ हो गई। ओहो। तो अब इस सूरत में आया भी, अगर उनके हमारी उनकी वीज़ा जो है वो 2018 तक वैलिड है। जी, तो आया इस सूरत में अगर इंडेफिनिट आने की सूरत में या अभी तक ना आया हो, उनको अगर मैं भेज दूं तो उनकी वीज़ों पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? आप क्या तो भेजेंगे बचेंगी? जी? जी, आप क्या भेजने की बात कर रहे हैं? अगर आप भेज दें, क्या भेजेंगे?
अपनी वाइफ को और उसकी मेरी बेटी है, अगर उनको मैं पाकिस्तान भेजूँ ना वो राइट। अपनी वो फैमिली से फैमिली को देखने के लिए, हाँ हाँ तो हाँ अभी अगर मेरा इंडेफिनेट अभी तक नहीं आया है, अभी तक केस का वो होम ऑफिस में है, जी। तो अगर दोनों सूरत में अगर इंडेफिनेट आ भी जाता है या अभी तक होम ऑफिस में, उनको अगर मैं भेज दूँ पाकिस्तान, तो वापसी पे इनको कोई मसला तो नहीं होगा उस ओके, वीजे पे? मुझे पहले एक चीज़ आपसे पूछनी है, वो ये पूछनी है, आपने जो अपना अप्लाई किया, आपने अपना अलहदा अकेले का अप्लाई किया है इंडेफिनेट, ये वो आपके डिपेंडेंट के तौर पे और उनको भी इंडेफिनेट साथ मिलेगा अगर आपको मिल गया तो? वो अकेले मैंने अप्लाई किया था, उनको मैंने साथ लेके अप्लाई नहीं किया था, अकेले ओके मैंने अपने लिए ओके सिर्फ अप्लाई किया था। ओके, चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। नंबर बहुत वन, शुक्रिया बुखारी साहब, जी, थैंक यू सो मच। यो मोस्ट वेलकम सर, नो मोस्ट वेलकम। नंबर वन तो बात है कि आपने पूछा कि जी उनके साथ आप रब्ता कैसे करेंगे। बेस्ट चीज़ तो ये होती है कि जब आप जाते हैं प्रीमियम सर्विस के ऊपर और अगर आपको ये कहा जाता है कि जी आपका हम फैसला कुछ दिनों में करेंगे, कुछ हफ्तों में करेंगे, तो मेरा ख्याल है आपका एक बहुत वैलिड पॉइंट बनता है कि आप उनसे पूछें कि भाई आप प्रीमियम सर्विस के फिर फ़ीस क्यों चार्ज कर रहे हैं मुझे। अगर आपने बाद में फ़ैसला करना है तो फिर मुझे एक तो प्रीमियम सर्विस की फ़ीस ना चार्ज करें, दूसरा ये कि अगर आपने मुझे कोई बाद में फ़ैसला देना है तो मुझे कोई कॉन्टैक्ट नंबर दें, कोई ईमेल एड्रेस दें जहां मैं आपसे रब्ता कर सकूं, डायरेक्टली अपडेट्स पूछ सकूं, बिकॉज मैं इंडेफिनेटली इंतज़ार नहीं करना चाहता। अभी आपके साथ यही हुआ कि उन्होंने आपको फ्राइडे को कहा कि जी मंडे ट्यूसडे को आपको फैसला करके बताएंगे या आपको कॉल करेंगे, कुछ भी करेंगे, और अब आप कह रहे हैं 3 हफ्ते गुजर गए। अब आपको इमरजेंसी फैमिली की भी हो गई है, अगर आपके पास अभी इंडेफिनेट लीव लगी होती, सारा कुछ ठीक होता तो आप फ़ौरन जा सकते थे ना, जो अब आप नहीं जा सकते सिर्फ और सिर्फ होम ऑफिस की वजह से। नंबर वन तो मैं कहूँगा कि अगर आपकी वाइफ और बच्चे को आप भेजना चाहते हैं, आप वो भेज सकते हैं उनको, क्योंकि उनका वीज़ा भी लगा हुआ है, 2018 तक लगा हुआ है। वो जब वापस आते हैं तो कोई उस पर मसला उनको नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ वापस आके बताते हैं क्या सिचुएशन हुई थी और ये कि अब उन्होंने स्पाउस वीज़ा पे स्विच करना है, तो वो कोई मसला नहीं होना चाहिए। जो पहला सवाल आपका था कि उनसे कॉन्टैक्ट कैसे करना है, आपने अगर कोई नंबर शंबर नहीं लिया, कोई ईमेल एड्रेस नहीं लिया, सिंपली उठा के होम ऑफिस को फ़ोन कीजिए, उनको फ़ोन करके उनको बताइए कि मैं फ़लाने दिन आया था प्रीमियम सर्विस में, ये मेरा नाम है, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मुझे रेलेवेंट केस वर्किंग टीम के साथ आप इन टच करें या आप उनसे कहें मुझसे रब्ता करें और फिर देखें आपको क्या जवाब देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्टी आनी चाहिए, लेकिन क्योंकि होम ऑफिस अपने तरीके से काम करता है तो ये चीज़ें चल जाती हैं और आपको बहुत ज़्यादा डिलेस का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका हक बनता है। अब ये प्रीमियम सर्विस की फ़ीस लेके आपको प्रीमियम सर्विस क्यों नहीं दी जा रही, सिंपल बात बनती है ना, तो आप उनसे वो चीज़ डिमांड कर सकते हैं। ये नहीं डरना कि जी मेरा केस रिफ्यूज़ कर देंगे अगर मैंने उनसे कुछ ऐसी बात की या उनको मैंने रिमाइंडर डालने की कोशिश की। आप डेफिनेटली उनके पीछे जाइए, उनसे कहें कि मुझे जल्द से जल्द जवाब चाहिए और मुझे फैसला करके दो, और फिर अगर कोई मसला होता है देन ऑब्वियसली वी कैन लुक इनटू दैट। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भारी भाई क्या हाल है? बस सर खैरियत, ठीक ठाक। क्वेश्चन ये था भारी भाई कि जब आप स्पाउस वीजा की एक्सटेंशन के लिए जाते हो आफ्टर 2.5 years, तो जो आपने correspondence लेटर्स साथ लगाने होते हैं, लेट्स से कि हम अज्यूम कर लेते हैं कि वो जॉइंट ही हैं, तो वो जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स वो 6 लगाने हैं, या कि थ्रू आउट द 2 years जितने भी लेटर्स हैं वो फ्रॉम डिफरेंट 6 सोर्सेज से लगाने हैं, या टोटल नंबर ऑफ लेटर्स जो हैं वो 6 लगाने हैं? अच्छा। और इन अदर केस अगर मतलब जॉइंट नहीं है तो 6 पर पर्सन, टोटल नंबर 12 होगा, या जितने भी थ्रू आउट द 2 years हैं वो सारे लगाएंगे? बस यही सवाल था, आप टीवी पे अगर इसका जवाब दे दें तो। मैं ज़रूर देता हूँ सर। जब आपने स्पाउस वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है होता है, आपने कॉरेस्पॉन्डेंस के बारे में पूछा कि आपने जो अपना एविडेंस ऑफ कोहैबिटेशन लगाना है वो क्या लगाना है। 6 आइटम्स कहे जाते हैं अगर आपके जॉइंट डॉक्यूमेंट्स चल रहे हैं, यानी आपके पिछले 2 साल 2.5 साल के अंदर अगर आपके सारा कुछ जॉइंट है तो आप कोई भी पीरियड लेके उसके अंदर से आप 6 अपनी बैंक स्टेटमेंट्स फॉर एग्जांपल लगाते हैं जो कि आपके जॉइंट अकाउंट की होंगी, जो दोनों के आपके नाम पे आ रहा है, या आपका बिजली का बिल आ रहा है, या आपका पानी का बिल आ रहा है, या आपका गैस का बिल आ रहा है, वो दोनों के नाम पे आ रहा है, तो आप वो तो कोई भी 6 लगा सकते हैं। अब अक्लमंदी किस में होगी कि जब से आपके 2.5 साल शुरू होते हैं आप उसको इक्वल स्पेसिंग के साथ, यानी आप वो 3 महीने के बाद एक लगा दिया, 6 महीने के बाद एक लगा दिया, वो आप लगा के तो टोटल 6 आइटम्स कर दीजिए, तो वो उसमें कोई मसला नहीं है, दैट्स फाइन। सो आपको ये नहीं करना कि जी 6 आइटम लगाने और वो 6 डिफरेंट सोर्सेज के लगाने हैं, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, नंबर 1। दूसरी बात आपने बताया कि अगर वो आपके जॉइंट आइटम्स नहीं हैं, जॉइंट बिल्स नहीं हैं, तो जो सेपरेट लगाने हैं वो 6 लगाने, नहीं वो 6 नहीं होते, फिर वो 10 हो जाते हैं। सो आपने फिर क्या करना है कि पिछले 2.5 साल को देखना है, 2.5 साल के अरसे में
हर 2-3 महीने के बाद कोई एक गैस का बिल लगा दिया, 2-3 महीने के बाद कोई बिजली का बिल लगा दिया, फिर 2-3 महीने के बाद कोई काउंसिल टैक्स लगा दिया, कोई बैंक स्टेटमेंट लगा दी। ये मिक्सचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप क्रिएट करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, बजाय इसके कि आपने पहले 6 महीने के 6 महीने वो बैंक स्टेटमेंट्स लगाई और वो दे दिए कि लो जी मैंने 6 आइटम पूरे कर दिए, क्योंकि वो आपने सिर्फ 6 महीने प्रूव किया। आपने जो चीज़ करनी है, आपने 2.5 साल के ऊपर प्रूव करना है कि आप 2.5 साल इकट्ठे रहते रहे हैं, आपके पास बेतहाशा डॉक्यूमेंट्स होंगे। मैं जो अपनी एप्लीकेशन में कहता हूँ वो ये कि एक छोटी सी सिलेक्शन डॉक्यूमेंट्स की हम साथ लगा देते हैं, बाकी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होते हैं वो सब आप अपने पास रखते हैं, और उसके अंदर मैं लिख के ये भेज देता हूँ कि जी फर्दर डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल अपॉन रिक्वेस्ट। सो आपने उसमें उनको बता भी दिया, वो ये डिनाई नहीं कर सकता कि जी आपने कोई मेंशन नहीं किया, जो उनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो आपने पूरी भी कर दी। सो अब आगे अगर वो कोई डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो आप दे सकते हैं, और अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते और आपको रिफ्यूज़ कर देते हैं तो आप उस चीज़ का सहारा ले सकते हैं कि आपने उनको पहले लिखा था कि और डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो उसमें जब आप कोर्ट में जाते हैं तो आप जाके जज के सामने कह सकते हैं कि जब मैंने इनको लिख के भेजा था कि और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, तो अगर ये सेटिस्फाइड नहीं थे जो डॉक्यूमेंट्स लगाए, इन्होंने मुझसे और क्यों नहीं मांगे। सब वो आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कोर्ट में बन जाता है। फिर वही अपील्स वाली बात जो मैं शुरू में कर रहा था, यहाँ पे वो फायदा आपको होगा। सो सिंपल जवाब आपका क्या है? 6 आइटम्स इक्वली स्पेस्ड ओवर द लास्ट 2.5 years, नंबर 1 जो आपके जॉइंट होंगे। और अगर आपके जॉइंट आइटम्स नहीं हैं देन 10 आइटम्स ईच, और वो आप डिफरेंट सोर्सेज के इक्वली स्पेस्ड अगेन ओवर 2.5 years वो लगा दीजिए, तो इंशाल्लाह उसमें आपको मसला नहीं होना चाहिए। अगला सवाल लें जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं सादिया बात कर रही हूँ। मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि हमने एंटरप्रेन्योर वीज़ा अप्लाई किया था अब से 4 years पहले, ओके और उसको उन्होंने 3 years के बाद उसका रिप्लाई किया, उसको रिफ्यूज कर दिया। अच्छा। फिर उसके बाद 1 साल तक वो अपील्स में चलता रहा और वो भी रिफ्यूज हो गया। ओके अब उसके बाद हमारे सॉलिसिटर ने रिप्रेजेंटेशन डाली है, जो एक बस वैसे ही जैसे डालते हैं, और इतने टाइम में अब हमारा बेटा जो है वो 4 year का हुआ है। लेकिन मैंने आपका प्रोग्राम अभी स्टार्ट से सुना था कि अब ह्यूमन राइट्स भी खत्म कर रहे हैं, तो अब क्या हमें करना चाहिए? क्योंकि अब बेटा भी नर्सरी जाता है और यहाँ पे फिलहाल हम रह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? प्लीज इसका कुछ जवाब दे सकें तो। जी मैं अगर दे सकूं तो ज़रूर दूंगा। बात यह है कि आपको एक चीज़ को बड़ा समझना है जी, वो ये कि अगर आप कानून पे पूरे नहीं उतरते तो उसमें कोई और चीज़ आपके लिए रहती नहीं है पीछे। ये मैं इसलिए बार बार लोगों को कहता हूँ कि बजाय इससे कि आप एक कसम खा के रुक जाएं कि बस अब तो यहीं पे रहना है, जो मर्जी हो जाए। देखें कानून क्या कहता है। कानून ये कहता है कि अगर आपका बच्चा यहाँ पे रह रहा है, वो इतना सेटल हो गया कि उसको यहाँ से निकालना उसके साथ ज़्यादती होगी, अनरीजनेबल होगा उसके साथ, तो फिर उसको स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन बेसिक रिक्वायरमेंट उसकी 7 साल पूरे करने। अब आपके 7 years तो आप अभी बहुत दूर हैं, क्योंकि आपका बच्चा अभी 4 साल का हुआ है। आप कहें कि जी वो नर्सरी जाता है, तो वो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं बनता आपका, बिकॉज अगर आप वापस अपनी कंट्री में चले जाते हैं तो नर्सरीज वहाँ पे भी होंगी। वो अभी लैंग्वेज जो बोलता होगा वो वही लैंग्वेज सीखता है या बोलता है जो आप लोग घर में बोलते हैं। अब अगर आप कहें कि जी हम लोग सिर्फ अंग्रेज़ी बोलते हैं, हमें तो उर्दू बड़ी अनुकूल लगती है, हम बोलते ही नहीं, तो वो भी मुश्किल होगा सीखना, यकीन करना उसके ऊपर। सो इसलिए आपको अभी मैं यही कहूँगा कि अभी आपके केस में कोई ख़ास जान नहीं है। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि आपका केस उन्होंने एंटरप्रेन्योर का 4 साल लगा के रिफ्यूज़ कर दिया, और अगर तो या तो है ऐसा कि जी आप वो उतनी देर वो बिज़नेस चलाते रहे हैं, 4 साल में बिज़नेस बड़ा सेटअप हुआ है, बड़ी आपकी इनकम आ रही है, बड़ा आप टैक्स पे कर रहे हैं, बाय ऑल मीन्स अपनी एक ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डालें और उसके पर फाइट करें। जब मैंने ह्यूमन राइट्स का जिक्र किया कि जी ह्यूमन राइट्स एक्ट को ख़त्म किया जा रहा है, उसका मतलब क्या है? वो मतलब ये है कि यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो था उसको उन्होंने कानून की शक्ल देके यूके का ह्यूमन राइट्स एक्ट 1998 बनाया। ठीक, अब ये कह रहे हैं जो टेरेसा मे की गवर्नमेंट है वो ये कहती है कि जी हमने इसको ख़त्म करके इसकी जगह अपने कानून बनाने, हमने यूरोप को फॉलो नहीं करना। अगर ऐसा होता है, मैं अभी नहीं कह रहा कि कब होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा होता है फिर भी यूरोप के बाहर निकलने के बाद भी कोई ना कोई इंसानी हकूक तो यूके के कानून के तहत भी आने चाहिए। अब वो क्या है वो अभी कोई भी नहीं जानता, और मुझे नहीं पता कि उसको क्या शक्ल देंगे, क्योंकि अभी देखें जिस तरह पहले था कि जी आपने अगर 14 साल यूके में गुजार लिए तो कानून के मुताबिक, ह्यूमन राइट्स के मुताबिक, इंसानी हकूक के मुताबिक वो एक्सेप्ट करते थे कि हाँ भाई बंदे ने बड़ी ज़िंदगी यहाँ गुजार ली है, अब इसको यहाँ पे रहने दिया जाए। लेकिन जब 9 जुलाई 2012 को रूल्स चेंज किए उन्होंने, तो उसके अंदर उन्होंने उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, 14 साल को ख़त्म करके अब उसकी जगह 20 साल कर दिया। सो उन्होंने एक डिफ़िकल्टी पैदा कर दी।
अब अगर कल को कानून फॉर एग्जांपल ऐसा आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कानून आ रहा है, लेकिन मिसाल के तौर पे कहता हूं कि अगर ऐसा होता है कि वो कहते हैं जी 7 साल वाले को अब हम कंसिडर नहीं करेंगे, अब हम 8 साल वाले को कंसिडर करेंगे या हम 10 साल वाले को कंसिडर करेंगे, तो फिर आपको उसी कानून के तहत चलना पड़ेगा और उसी कानून के तहत अप्लाई करना होगा। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, तकरीबन रोज एक दो सवाल ये आते हैं कि जी कोई पॉलिसी आ रही है, कोई सुना है जी एमनेस्टी आ रही है, कोई सुना है कि जी कुछ होम ऑफिस ने अनाउंस करना है। अभी ऐसी कोई चीज़ नहीं है और ना ही किसी को पता है इसके बारे में। सिर्फ बात क्या है, मेरा जैसा बंदा, कोई भी वकील जो बैठा हुआ है जो इस फील्ड के अंदर है, वो सोचता है कि भाई कितने हज़ारों लाखों लोग फिर रहे हैं यहाँ पे जिनके पास स्टेटस नहीं है, कुछ ना कुछ तो कभी ना कभी तो करना पड़ेगा उनके लिए। अब वो कब करेंगे और क्या करेंगे कोई नहीं जानता। मेरे नज़दीक बेहतरीन चीज़ क्या है कि आप सिस्टम में अपने आप को रखें, सिस्टम के अंदर अपने आप को चलाते रहें ताकि वो एक अटेंडेंस आपकी लगी रहे सिस्टम के साथ। कहीं पे भी अगर कोई पॉलिसी आती है तो आपको इसमें फ़ायदा मिल सकता है। अभी आपका केस क्या है कि जी आपके बच्चे को अभी 4 साल हुए हैं, अगर आपका बहुत बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं हुआ हुआ, अगर आपकी कोई और ऐसी कनेक्शंस नहीं है अभी, तो इसकी बेस पे आपके केस में अभी कोई जान नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ इस तरह के केस के अंदर कि आप यहाँ से भी अपना फिर सब कुछ बंद करें, पैकअप करें, वापस जाएं और जाके अपनी ज़िंदगी को आगे चलाइए। चाहे आपने किसी और कंट्री में जाना है या आपने वापस अपनी कंट्री जाके लाइफ को गुजारना है, उसको चलाएं। यहाँ पे रहते हुए अभी देखिए आपके 4 साल का मतलब क्या है कि अभी आपने कम से कम 3 साल और गुजारने हैं बच्चे को उस पॉइंट पे पहुंचाने के लिए कि जहां पे आप जाके 7 ईयर्स आर्ग्यू कर सकें। लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि 7 ईयर्स होगा भी कि नहीं आफ्टर 3 ईयर्स। मैं ये कहता हूं इतनी अनसर्टेनिटी होने की वजह से शायद बेहतर है कि आप अपनी फैमिली लाइफ कहीं और शुरू कर लें और अपने लिए कोई और ऑप्शंस देख लें। लेकिन अगर आप कोई और ऑप्शंस देखना चाहते हैं, अभी आपको एंटरप्रेन्योर पे रिफ्यूज़ किया गया है, अगर आप वापस अपनी कंट्री चले जाते हैं, वहाँ जाके आप नया एंटरप्रेन्योर की एप्लीकेशन करना चाहते हैं, अगर आप 28 दिन से ज़्यादा ओवरस्टे नहीं हुए तो आप अभी जाके फ़ौरन दोबारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 28 दिन से ज़्यादा ओवरस्टे हो चुके हैं और वॉलंटरली वापस जाते हैं तो आपको 1 साल का बैन काटना पड़ेगा। ये याद रखें कि अगर आपको रिमूव किया जाता है तो आपको अप टू 10 ईयर्स वो बैन कर सकते हैं। बेहतर है कि आप कानून को देखते हुए, समझते हुए, रियलिस्टिक जो ऑप्शन बनता है उसको फॉलो करें, उसको इस्तेमाल करें। आई एम सॉरी, मैंने आपको कोई आपकी मर्जी का, आपके काम का जवाब नहीं दिया, लेकिन जो रियलिटी है मैं आपको वही बता रहा हूँ। बजाय ऐसे कि आप हज़ारों पाउंड अपने फूकें होम ऑफिस की फीसें देने में, वकीलों की फीसें देने में, इंटरनेट वो इमिग्रेशन हेल्थ चार्ज वगैरह पे करने में, और फिर 3 महीने बाद आप उसी जगह पे खड़े हों कि आपका सब कुछ रिफ्यूज़ हो चुका है, तो क्या फ़ायदा है उसका? सोच के देखिएगा इसके ऊपर। दोबारा ब्रेक पे चलते हैं, वापस आके अपना सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखूंगा। थोड़ी सी देर की इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलते हैं।